तो पिछले क्लास में हम लोग ये सारी बातें कर चुके थे कि स्पेनिश आर्मेडा जो है वो 1588 में होता है पहली बार। फिलिप सेकंड जो कि स्पेन का किंग था, कैथोलिक कैथोलिसिज्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। और फिलिप सेकंड ने कॉन्टिन्यूअस अटैक किए ऑन इंग्लैंड 1588, 89, 96, सर 97। वो स्लाइड फिर से। अच्छा, आ गया आ गया आ गया। ओके। सो कॉन्टिन्यूअस अटैक किए उसने 1588 में, 89, 96 और 97। तो कॉन्टिन्यूअस अटैक किए फिलिप सेकंड ने। और यही जो कॉन्टिन्यूअस अटैक थे इसको हम स्पेनिश आर्मेडा मानते हैं, 1588 में पहली बार। और ये जब खत्म हुआ 1597, ये चारों अटैक जब फेल हो गए पूरी तरीके से, तो इंग्लैंड जो है वो सबसे पावरफुल नेवल पावर के रूप में इमर्ज हुआ। जबकि इंग्लैंड से पहले जो सबसे पावरफुल नेवल पावर था वो स्पेन था। स्पेन के पास आप यहाँ देख सकते हैं 136 टू 2500 गन्स, 8000 सीमेन्स, 20,000 सोल्जर्स। सो दिस वाज द बिगेस्ट नेवल आर्मी existed at that time in the entire world। तो ये जब सारे अटैक फेल हुए तो उसके बाद ही इंग्लैंड सबसे पावरफुल कंट्री, कम से कम सी पे उसका कंट्रोल हो गया। और इसी वजह से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी सेलेक्ट किए। तो एक मिनट। तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी, चूंकि अब इंग्लैंड का पूरा कंट्रोल जो है वो सी पे हो चुका था। और डेट इज द रीजन कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश की गई। फिर इन 1604 में जाकर के ये पूरी हॉस्टिलिटी जो इंग्लैंड और स्पेन के बीच का, ये जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका था, ये जो हॉस्टिलिटी थी उनके बीच की जो दुश्मनी थी, वो 1604 में जाकर के खत्म होती है। तो आपको ये ईयर याद रखना है, स्पेनिश आर्मेडा 1588। और कॉन्टिन्यूअस अटैक हुए, चार अटैक हुए। स्पेन की तरफ से फिलिप सेकंड था, वो कैथोलिक माइंडसेट का था, तो पर्सनल रीजन भी थे, पॉलिटिकल रीजन भी थे। और आफ्टर स्पेनिश आर्मेडा ये एस्टेब्लिश हो गया कि अब इंग्लैंड ही सबसे पावरफुल कंट्री है। नाउ इसके बाद आज की जो क्लास है वो यहाँ से बेसिकली शुरू होगी कि हम बात करेंगे एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में, कि किस तरीके से एलिजाबेथन ड्रामा जो है वो स्टार्ट हुआ। और शेक्सपियर से पहले बेसिकली प्रीडिसेसर्स ऑफ ड्रामा, प्रॉपर प्रॉपर ड्रामा हम विलियम शेक्सपियर से ही कंसीडर करते हैं। और उनके पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उनसे कंसीडर किया जाता है। बट तो यूनिवर्सिटी विट्स से पहले कौन लोग थे और शेक्सपियर से पहले कौन लोग थे? तो हमें एलिजाबेथन एज का इंग्लिश ड्रामा समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा व्हाट आर द प्रीडिसेसर्स ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा से पहले क्या चीजें चल रही थी। सो वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ऑफ एंशियंट क्लासिकल ड्रामा, ग्रीक एंड रोम। ये चार चीज आपको बहुत क्लियर होने चाहिए: मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी और इंटरलूड। जब ड्रामा स्टार्ट नहीं हुआ था एलिजाबेथन एज में, या एलिजाबेथन एज का जो ड्रामा है उससे पहले जो ड्रामा था वो कैसा हुआ करता था, मतलब 11th सेंचुरी में ड्रामा कैसा था, 12th में कैसा था, 13, 14, 15, और फिर फाइनली 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज में। फार्स इज अ डिफरेंट थिंग दीपशिखा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ड्रामा से पहले क्या चीजें थी। तो फार्स तो वो एक्सट्रीम कॉमेडी है, वो बाद की चीजें हैं। तो मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी और इंटरल्यूड, आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि 11th से 12th सेंचुरी में मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले उसके बाद 13th सेंचुरी के आसपास, मोरालिटी 14th सेंचुरी, और इंटरल्यूड जो है वो मिड 15th सेंचुरी, इनफैक्ट 16th सेंचुरी भी। तो मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी और इंटरल्यूड, नॉर्मली हम इनको इस सेंचुरी के हिसाब से जानते हैं। सबसे पहले मिस्ट्री, फिर मिरेकल, ये इसी ऑर्डर में याद रखिएगा आप लोग कि मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी और इंटरलूड। ये चारों चीजें क्या है ये भी ध्यान रखना है कि मिस्ट्री प्ले किसके बारे में था। तो मिस्ट्री प्ले वो चीज थी जो जो ड्रामा चर्च में चल रहा था,
यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट आर द, और ईच हैड अ शॉर्ट लाइफ, ये सारे बहुत लंबे दिनों तक नहीं चले। मिस्ट्री प्ले 11th एंड 12th सेंचुरी, द रीबर्थ ऑफ ड्रामा इन चर्च एंड लिटर्जी, डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ सेरेमोनियल रिलीजियस फोर्स सच एज ईस्टर। तो जो ये भी ध्यान रखना है, जैसे मिस्ट्री प्ले जो है वो चर्च के अंदर होता था, ये ध्यान रखिए। सो इट वॉज इनसाइड द चर्च और सेंट्स के लाइफ पे बेस्ड था, राइट? नो, मिस्ट्री प्ले वॉज नॉट बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ सेंट्स, ये गलत इंफॉर्मेशन है शिवांगी। मिस्ट्री प्ले जो है वो बाइबल की कहानियों से इंस्पायर्ड था। जो मिरेकल प्ले है वो ऑन द लाइफ्स ऑफ, Miracle based on the life of saints. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कंफ्यूज नहीं होना है। मिस्ट्री वॉज द स्टोरीज ऑफ बाइबल, जो बिब्लिकल स्टोरीज थी उन्हीं को वो लोग दिखाते थे। और बेसिकली पर्पस ये था कि लोग चर्च में आए और बाइबल से ज्यादा कनेक्ट हो, क्योंकि इस समय तक अगर आप ध्यान से देखें 11th एंड 12th सेंचुरी चल रहा है, बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। तो पर्पस ये था कि लोग चर्च आए और बाइबल से कनेक्टिविटी बढ़ाए। तो बाइबल की कहानियां जो है, बहुत सारे फेस्टिवल्स पे ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे, जैसे ईस्टर जो क्रिश्चियन का एक फेस्टिवल है, तो ईस्टर में और भी कुछ रिलीजियस फीस्ट वगैरह रख दिए जाते थे, कोई भी सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती थी। तो उन दिनों में वो ड्रामा परफॉर्म किया करते थे और रिलीजियस ट्रुथ के बारे में, सीक्रेट और बहुत सारे ऐसी स्टोरीज जो बाइबल से रिलेटेड थी, उन स्टोरीज से ये ड्रामा जो है। और आमतौर पे जो परफॉर्म करने वाले होते थे वो भी चर्च के ही लोग होते थे, ये आपको ध्यान रखना है मिस्ट्री प्लेज में। सो दिस इज अबाउट मिस्ट्री प्ले एंड लैटिन। एक मिनट, लैटिन रिप्लेस्ड बाय द वर्नाकुलर, और अंतर ये था मिस्ट्री प्ले में, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जो बाइबल की लैंग्वेज थी उस समय वो लैटिन थी, और लेकिन प्ले जो होता था वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब वो जो वहाँ के लोकल लोगों की लैंग्वेज थी उसमें होता था। वेन्यू जो था वो आउटसाइड द कैथेड्रल, टाउन स्क्वायर, पीजेंट्स लोग, और एक्टर्स जो है वो कलर्जी टू अदर्स, तो चर्च के लोग भी एक्टर्स होते थे और अदर्स लोग भी। कंट्रोल जो था इस पे वो चर्च का था और गिल्ड्स का था। गिल्ड्स वो कुछ लोग थे जो इसको कंट्रोल करते थे, रॉयल लोग होते थे, पावरफुल लोग। एंड धीरे धीरे ये प्ले क्या होने लगे कि सेकुलर होने लगे। इसको आप समझिए कि जो मिस्ट्री प्ले थे वो समय के साथ साथ 11th सेंचुरी में तो ठीक बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज, बट धीरे धीरे वो प्ले सेकुलर होने लगे, वो दूसरे धर्मों की कहानियां भी या धर्म से थोड़े, बाइबल से थोड़े दूर होने लगे। इसलिए इसको, चूंकि कंट्रोल तो चर्च का था, तो चर्च ने इसको फॉरबिड कर दिया गया, और फाइनली मिस्ट्री प्ले इस तरीके से खत्म हो जाते हैं और 1210 में जाकर के ये एंड हो जाता है। नाउ कम्स मिरेकल प्लेज। मिस्ट्री, मिरेकल और मोरालिटी इसी फॉर्म में याद रखना है। मिरेकल 13th सेंचुरी में, इट इज अबाउट द लाइव्स ऑफ द सेंट्स, ये कई बार पूछा गया है, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट कि इट इज अबाउट द लाइव्स ऑफ द सेंट। एंड ये माना जाता है कि शेक्सपियर मस्ट हैव विटनेस्ड वन ऑफ दिस प्लेज इन 16th सेंचुरी, हो सकता है कि शेक्सपियर ने भी इसमें से एक आध प्लेज जो है, हालांकि ये 13th सेंचुरी में हो रहा था, शेक्सपियर इसके 200-300 साल बाद है, बट ये स्टिल बिलीव किया जाता है 13th सेंचुरी में नहीं, मतलब चूंकि मिरेकल प्ले बाद तक भी चलते रहे, वो बाद तक भी मिरेकल प्ले, ऐसा नहीं कि 13th सेंचुरी में चल रहा था तो बाद में नहीं हुआ। मिरेकल प्ले एग्जिस्टेड इवन आफ्टर 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में भी ये चल रहा था। उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई थी। तो एक्टर्स इसमें कॉमन पीपल होते थे और ट्रेड्समैन, जो बिजनेसमैन, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, लोग आंसर में काम आते हैं। पहले वाले में जो एक्टर्स होते थे वो चर्च के लोग होते थे, मिरेकल प्ले में कॉमन आदमी एक्टर होता था। emphasizing God's will, religious, ritualistic. About 14 different districts in England, ट्रेडिंग गिल्ड्स वो जैसे थिएटर कंपनी आगे चल करके होती थी ना, उसी तरीके से थिएटर कंपनी से पहले कुछ ट्रेडिंग गिल्ड्स होते थे। सो द चेस्टर साइकिल, द कन्वेंट्री, द वेकफील्ड, द यॉर्क, अ कंप्लीट साइकिल। तो इनके अपने अपने प्लेस थे जो इन्होंने बनाए रखे थे, और ये उन्हीं प्लेस को अक्सर अलग अलग जगहों पे जाकर के दिखाया करते थे। तो पहला वाला था कि चर्च के अंदर होता था, और ये लोग जो है वो अलग अलग जगहों पे जाकर के परफॉर्म किया करते थे। तो डेट इज द डिफरेंस। So creation of the world to the fall of man, life of Christ, crucifixion, resurrection, ascension and last judgment, the three Marys, Shepherd's play, Corpus Christi play, collective mysteries। तो मिस्ट्री प्लेज वेयर बेसिकली अबाउट कि कोई एक संत है और उसने जीवन में कुछ अद्भुत कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिससे लोगों को भरोसा हो जाए रिलीजन में,
इस बात पे फोकस था कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, गॉड का विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रिचुअल्स को फॉलो करें, इसमें आपका फायदा है। तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों को रिलीजन से कनेक्ट करना है, मिरेकल प्ले का भी पर्पस रिलीजन से कनेक्ट करना ही लोगों का था। मिरेकल प्ले और मिस्ट्री प्ले, इसमें अंतर यही है कि मिस्ट्री प्ले जो है वो चर्च के अंदर था, मिरेकल प्ले चर्च के बाहर था। मिस्ट्री प्ले बाइबल की कहानियां थी, जबकि मिरेकल प्ले जो है वो ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स था। तो मिस्ट्री, मिरेकल एंड लास्ट नेक्स्ट कम मोरालिटी। कंफ्यूज मत रहिएगा इसमें, चूंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद मोरालिटी प्ले एंड ऑफ 14th सेंचुरी, ये एलिगोरिकल पोएट्री के साथ आता था और इसमें वर्च्यू एज कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते थे। वर्च्यू एज कैरेक्टर्स रेफर्स टू कि जैसे एक कैरेक्टर फेथ का हो गया, एक ट्रूथ, एक चैरिटी, गुड डीड, जस्टिस, मर्सी, फॉल्सहुड, ग्लटनी। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स दिखाए जाते थे, जो भी एक क्वालिटी पर्सन की है उसको पर्सोनिफाई करके एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट कर दिया जाता था। सो दिस इज अबाउट द मोरालिटी प्ले। Yes, Shivangi. Mystery is about biblical stories, miracle is about life of saints, and morality, stories that teach moral values, but in morality plays, morals, virtues are personified as characters. So this is the basic thing. मिस्ट्री प्ले चर्च के अंदर, मिरेकल चर्च के बाहर, मोरालिटी भी जो था वो चर्च, और मिस्ट्री में जो एक्टर्स थे वो क्लर्जी लोग यानी चर्च के लोग और गिल्ड्स। मिरेकल प्ले कुछ गिल्ड्स कंपनियां थी जिनके सेलेक्टेड प्लेस थे, वही अलग अलग जगहों पे जाकर परफॉर्म होते थे। और मोरालिटी प्ले में एलिगोरिकल पोइट्री भी एग्जिस्ट करती थी, इट इज इंपॉर्टेंट। तो मोरालिटी प्लेज ऑल्सो कंटेन एलिगोरिकल पोइट्री। एलिगोरिकल आप समझ ही रहे हो कि जिसमें कैरेक्टर्स, जैसे जो नॉन लिविंग थिंग है उसको भी एज ए कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया जाए। तो डेट इज development of characterization, moral behavior, irony, not always about morality. So this is an important point कि morality play were not always about morality. This is the irony of morality play. इसमें एक सबसे पॉपुलर है एवरी मैन। 1490 में एक प्ले था एवरी मैन, जो जिसे मोरालिटी प्ले की कैटेगरी में रखा जाता है एग्जैक्टली। एंड कंटेस्ट बिटवीन वर्च्यू एंड वाइसेस, एवरी मैन हैज टू फाइंड ए कंपेनियन टू गो विथ हिम व्हेन डेथ कम्स। इसकी कहानी यही है कि हर व्यक्ति को एक कंपेनियन ढूंढना होगा कि जो उसके साथ जाए जब मृत्यु आए। तो एवरीमैन की स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग इसका समरी सुन लीजिएगा, क्योंकि आइडिया रहेगा तो ठीक रहेगा। इट इज इंपॉर्टेंट। 1419 में एवरीमैन आया, विच इज एवरीमैन की कैटेगरी जो है वो द कैटेगरी ऑफ एवरीमैन इज मोरालिटी प्ले। फिर आते हैं इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स क्या थे? द चर्च आउटलॉज परफॉर्मेंस, द थिएटर टू द बिल्ट आउटसाइड द सिटी वॉल्स। मिड 15th सेंचुरी आते आते ये हुआ, चर्च को ये लगने लगा कि जो भी थिएटर कंपनियां या ये जो ड्रामा चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब रिलीजियस नहीं रह गए हैं। दे आर नॉट बीइंग रिलीजियस, दे आर नॉट टीचिंग spirituality, or they are not making people more religious. So the church outlaws performance and the theater to build outside the city walls. theater को शहर के बाहर अब बनाना था, and this was the thing that was going on at that time. तब आता है इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स आमतौर पे शॉर्ट ड्रामा थे, आप इसको कह सकते हो, दे वर शॉर्ट प्ले विथ रियल कैरेक्टर्स। सो फर्स्ट टाइम रियल कैरेक्टर्स वर इंट्रोड्यूस, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन टू इंडिविजुअल्स, एब्सेंस ऑफ एलिगोरिकल फिगर, मोरालिटी टू कॉमेडी। अब मतलब जो चेंज आया वो क्या आया, आप पहले के बात को समझिए। पहले जो तीनों थे, मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी, ये जो तीनों था उसमें चीजें एब्स्ट्रैक्ट थी, जैसे बाइबल की कहानियां थी, सेंट की लाइफ की कहानियां थी, या वर्च्यू को एज ए कैरेक्टर दिखाया जा रहा था, इंडिविजुअल की कहानी नहीं थी। तो चीजें वहां एब्स्ट्रैक्ट थी, अब कॉन्क्रीट हो गई, अब इंडिविजुअल्स की बात की जाने लगी। यहाँ पे कोई एलिगोरिकल फिगर नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा था कि किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करके दिखाया जा रहा है। कोई मोरल वैल्यूज ऐसे नहीं सिखाए जा रहे थे, कॉमेडी इसका मेन पर्पस जो इंटरल्यूड शुरुआत हुई। जॉन हेवुड इसके मेजर पार्ट आप देख सकते हो, ए कोर्ट म्यूजिशियन एंटरटेनर एट हेनरी एट कोर्ट। तो इंटरल्यूड्स में जो सबसे बड़ा नाम है जो जॉन हेवुड का है। द फोर पीस, अ लाइंग मैच बिटवीन पेडलर, पामर, पार्डनर एंड क्या है ये, पोटिकरी। तो फोर पीस, अ लाइंग मैच बिटवीन, इनका एक प्ले है जॉन हेवुड का, इंटरल्यूड है द फोर पीस, पेडलर, पामर, पार्डनर एंड
ये एक चौथा भी है, पोटिकैरी। उसके बाद 16th century इंग्लिश ड्रामा, रिन्यूड इंटरेस्ट इन पेगन एक्टिविटीज, 1550s, कॉमेडी ऑफ प्लेटस एंड टेनेंस, ट्रेजेडी ऑफ सेनेका, लैटिन इमिटेशन, एपिथोकेरी। निकोलस सुडाल का हेडमास्टर ऑफ एटर्न, फर्स्ट रियल इंग्लिश कॉमेडी, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, और ग्रामर गर्टन्स निडल 1575, ग्लिम्पसेस ऑफ इंग्लिश लाइफ। ये सारी चीजें क्या है, मैं बस इसलिए पढ़ दे रहा था कि इसमें जो चीजें आपको ध्यान रखनी ये है कि हाँ, इंटरलूड का एक मतलब ये भी था कि बड़े प्ले के बीच में एक छोटा सा प्ले का इंटरमीडियरी के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था कई बार, और वो लेंथ में बहुत छोटे होते थे और इंटरल्यूड्स बहुत बाद तक भी चलते रहे। ओके। फिर निकोलस ये रैल्फ रास्टर डॉयस्टर याद रखिएगा, इट इज द फर्स्ट रियल इंग्लिश कॉमेडी रिटन बाय निकोलस डाल, और ग्रामर गर्टन्स का निडल 1575 में आया था। तो दैट इज द थिंग, जिसमें ग्रामर कर्टन्स का निडल जिसमें आपको इंग्लैंड की जो वहाँ की जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो 1551 और 75 ईयर आप लोग याद रख लीजिएगा। और इससे पहले जैसे जॉन हेवुड का वो जो था, कहाँ गया, सॉरी, हमने जो मिरेकल प्ले में, मिस्ट्री मिरेकल मोरालिटी मोरालिटी प्ले में जो एक बात की थी, मैं एक बार फिर से ये दिखा दूं। एवरी मैन की जो बात की थी वो 1490 में है, और इसके बाद आपको आएगा इधर 1550s के दौरान, यानी 51 में रैल्फ रास्टर डॉयस्टर पहली कॉमेडी, और ग्रामर गर्टन का नीडल 1575, ये डोमेस्टिक नॉवेल की कैटेगरी में आएगा 1575, जिसमें आपको इंग्लैंड के लोग किस तरीके से जी रहे हैं, क्या चीजें वहां के लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी मिलती है। नाउ हाँ, थॉमस सैकविले एंड नॉर्टन, इन लोगों ने मिलकर के पहली ट्रेजेडी भी लिखी, विच इज इन 1562। ये 1962 नहीं है, ये 1562 ही है, थोड़ा सा इंक का असर है। सो इट इज द फर्स्ट ट्रेजेडी, तो फर्स्ट कॉमेडी जो है वो रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर 1551, ईयर याद रखिएगा, और ऑथर याद रखिएगा निकोलस सुडाल। और फर्स्ट कॉमेडी में भी गॉर्बोडक 1560, सॉरी फर्स्ट ट्रेजेडी 1562, फर्स्ट कॉमेडी रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बोडक, तो गॉर्बोडक, थॉमस सैकविले और नॉर्टन ने मिलकर के। मेनी ट्रेजेडीज ब्रोक अवे फ्रॉम द क्लासिकल थीम, but a servile imitation of classical models existed. History dramatized from the early chronicles combined comic and tragic elements. तो इस तरीके से फाइनली मिस्ट्री मोरेकल और मिस्ट्री मिरेकल मोरालिटी इंटरल्यूड्स, ये चार तरह के छोटे छोटे प्लेस के बाद फाइनली एलिजाबेथन रोमांटिक ड्रामा इमर्ज होता है, जो क्लासिक से कहीं ना कहीं दूर था। क्लासिक से दूर होने का मतलब कि जो ट्रेजेडीज ग्रीक में चल रही थी, जो ट्रेजेडी रोम में चल रही थी, या जिन जिन स्टैंडर्ड्स को वो लोग फॉलो कर रहे थे, वो वैसा नहीं था। जैसे गॉर्बोडक जो है वो पूरी तरीके से सेनेकियन मॉडल पे बेस्ड था। इट वाज अ ब्लेंड ऑफ इंग्लिश एंड क्लासिकल एलिमेंट्स, इग्नोर्स द यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, टाइम एंड प्लेस नॉट एक्शन। तो जो ग्रीक मॉडल था उससे ये लोग थोड़ा दूर थे। दैट इज वाई वी कॉल इट एलिजाबेथन रोमांटिक ड्रामा, इट इज नॉट क्लासिकल ड्रामा। हालांकि एलिजाबेथन एज में बाद के जो ड्रामा है, जैसे उसको क्लासिकल ड्रामा के कैटेगरी में हम पुट करते हैं, बट इनिशियली एलिजाबेथन रोमांटिक ड्रामा इमर्ज। Gorboduc was based on Senechian model. It was a blend of English and classical elements, जिसमें टाइम और प्लेस की यूनिटी को फॉलो नहीं किया गया था, एक्शन की यूनिटी फॉलो हुई थी, और जो भी नॉन क्लासिकल कुछ एलिमेंट्स थे उसमें डाले गए थे। एनी अदर इंफॉर्मेशन, सैक्विले पार्ट 2, यस, नॉर्टन राइट 3 पार्ट, हाँ वो इंफॉर्मेशन ठीक है। अच्छा, नॉर्टन राइट 3rd पार्ट, ओके, खैर इस पे बात करते हैं। प्रीमियर्ड बिफोर द क्वीन इन 1561, पब्लिश्ड इन 1565, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, गॉर्बोडक जो है, जिसको हम पहली ट्रेजेडी मानते हैं, ये क्वीन, जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड यानी कि एलिजाबेथ,
उनके सामने 1561 में परफॉर्म किया गया। एलिजाबेथन एज में आमतौर पे ये बहुत कॉमन बात थी कि प्ले पहले परफॉर्म होते थे और प्रिंट बाद में, पब्लिश बाद में किए जाते थे। इट वॉज वेरी कॉमन थिंग इन इंग्लैंड। बाद के एजेस में ऐसा नहीं रहा, पहले पब्लिश होते थे और हो सकता है कि वो परफॉर्म किए जाए। तो कई बार परफॉर्मेंस पहले तो एलिजाबेथ के क्वीन के सामने प्रीमियर किया गया 1561 में, और पब्लिश हुआ 65 में, और फिर उसका एक बेटर वर्जन 1570s में आया एज द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स, इस नाम से। सो इट वाज रीपब्लिश्ड इन अ बेटर वर्जन इन द ट्रेजेडी ऑफ पेरेक्स एंड पोरेक्स, इस कलेक्शन में बेसिकली गॉर्बोडक को पब्लिश किया गया। ये इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट्स। जस्ट अ मिनट। नाउ इंग्लिश ड्रामा में क्या चीजें चल रही थी? डायलेमा एंड कंफ्यूजन आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गॉर्बोडक। तो गॉर्बोडक जब प्रोड्यूस हो गया 1561 में, तो एक कंफ्यूजन था कि किस चीज को फॉलो किया जाए, क्या नेशनल टेस्ट को फॉलो किया जाए या जो क्लासिकल है यानी कि जो ग्रीक और रोम से चला आया है उसको फॉलो किया जाए। तो देयर वाज सम शॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, और अंततः जीत जो है वो नेशनल टेस्ट की हुई, क्योंकि शेक्सपियर वॉज फॉलोइंग द नेशनल टेस्ट। नेशनल टेस्ट रेफर्स टू कि लोग क्या चाहते हैं देखना, उसको फॉलो किया जाए या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, या उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए जो ग्रीक और रोमन ड्रामा ने बना रखा है, ग्रीक ड्रामा ने एस्टेब्लिश कर रखा है, या जो मॉडल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसको फॉलो किया जाए, या लोग जो चाहते हैं उसको फॉलो किया जाए। शुरुआत तो ऐसे हुई कि लोग इमिटेट करने लगे जो एंशियंट मॉडल्स थे उनको। क्रैम्पिंग कंडीशन ऑफ द सेनेकियन स्टाइल, ट्रांसलेशन ऑफ सेनेका 1581 टू इटालियन मॉडल वगैरह को भी बहुत ज्यादा कॉपी किया गया। 1581 ट्रेजेडीज इन अ सिंगल एडिशन। ट्रायम्फ ऑफ द नेशनल टेस्ट cater to the amusement of the miscellaneous unscholarly public, cared for the exciting plots and vigorous action than the finer detail of the art, a variety of experiment, the support of the patrons, free tradition from the popular stage away from the restrictive classical principles, the use of stage tricks and magics। ये जो चीजें लिखी गई हैं इसमें जो समझने वाली चीज है वो यही है कि इट वाज द ट्रायम्फ ऑफ नेशनल टेस्ट। फाइनली ये जो कंफ्यूजन था कि एंशियंट मॉडल्स को फॉलो किया जाए, ग्रीक ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए, या नेशनल टेस्ट को इम्पोर्टेंट दिया जाए कि लोग क्या चाहते हैं उसको, और अंततः जीत जो है वो नेशनल टेस्ट की होती है। कारण ये था कि जो वहाँ की पब्लिक थी, जो देखने वाले लोग थे, दे वेर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर नॉट स्कॉलरली, दे वेर अनस्कॉलरली पब्लिक। सो ये एक दौर चलता है इस तरीके से। यहाँ पे अगर एक छोटा सा कमेंट हम देना चाहें तो वो सिंपल सा ये है, जैसे अभी मैं एक लीडर को सुन रहा था, यहाँ पे उनसे पूछा गया कि भोजपुरी सिनेमा में ये ऐसा क्यों है कि इतनी ज्यादा इस तरीके की मूवीज बनाई रही हैं, तो बहुत उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि कारण ये है कि एक फेज होता है, शुरुआत ऐसे ही होती है और फिर चीजें चीजें, क्योंकि जो आफ्टर ऑल जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, उनको केटर करने की कोशिश करती है कोई भी चीज। तो एलिजाबेथन एज में भी वही हुआ बेसिकली कि दे ट्राइड टू केटर द ऑडियंस, द पब्लिक हु वेर अनस्कॉलरली, दे वर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, दे केयर्ड फॉर एक्साइटिंग प्लॉट, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए था, विगरस एक्शन, देन द फाइनल डिटेल्ड ऑफ आर्ट। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि वो आर्ट की डिटेल क्या है, कि कितनी आर्टिस्टिक चीजें आप बना रहे हो, दे डिडंट केयर अबाउट इट। they want variety of experiments, they want exciting plots, they want vigorous action। और पेट्रन्स भी उसी तरीके के थे, मतलब जो फाइनेंसर थे, जो उस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, जो ड्रामा में पैसे लगा रहे थे, वो भी यही चाहते थे कि उसमें वो एक्साइटिंग हो, उसमें एक्शन हो। दे डोंट वांट एनी आर्टिस्टिक फाइनर डिटेल। तो ये चीज आपको समझना होगा कि व्हाई दिस हैपेंड। तो फ्री ट्रेडिशन ऑफ द पॉपुलर स्टेज अवे फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टिव क्लासिकल प्रिंसिपल्स, तो क्लासिकल प्रिंसिपल्स से ये लोग थोड़े दूर हुए। द यूज ऑफ स्टेज ट्रिक्स एंड मैजिक्स, वो सारी चीजें यूज की गई। और फिर हम यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल ड्रामा। इसका एलिजाबेथन एज से बहुत लेना देना नहीं है, ये हमें ये समझना है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि इनिशियल ड्रामा ऑफ एलिजाबेथन एज, जिसको हम एलिजाबेथन रोमांटिक ड्रामा कह रहे हैं, वो क्लासिकल ड्रामा नहीं था प्रॉपर एक तरीके से। इट वॉज अवे फ्रॉम द
व्हाट वी कॉल द एंशियंट मॉडल्स। तो एंशियंट मॉडल क्या था, क्लासिकल ड्रामा क्या है, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ एरिस्टोटल, लैटिन पोएट सेनेका। तो एरिस्टोटल और सेनेका के हिसाब से क्लासिकल ड्रामा में क्या चीजें होनी चाहिए, तो तीन चीजें हैं। और फिर हम रोमांटिक ड्रामा को भी समझ लेंगे यहाँ पे। तो आप लोग एरिस्टोटल अगर पढ़े हैं या जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि एरिस्टोटल यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड टोन की बात करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं, यहाँ पे बेसिक तीन चीजें समझेंगे कि क्लासिकल ड्रामा क्या है। तो यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड टोन होना चाहिए, मेंटेन द स्फेयर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इंटायरली सेपरेट। तो वो पूरी तरीके से क्लासिकल ड्रामा ये कहता है कि कॉमेडी को अलग रखो, ट्रेजेडी को अलग रखो, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कॉमेडी और ट्रेजेडी आपने मिक्स किया। अगर आप कॉमेडी बना रहे हो तो प्रॉपर कॉमेडी बनाओ, अगर आप ट्रेजेडी लिख रहे हो तो प्रॉपर ट्रेजेडी लिखो। फिर लिटिल और नो ड्रामेटिक एक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड में जो ड्रामा शुरू हुआ उसमें बहुत ज्यादा वो एक्शन से भरपूर था। जैसे यहाँ हमने बात किया ना कि जो प्लॉट होते थे वो एक्साइटिंग होते थे और विगरस एक्शन दिखाया जाता था। जबकि जो क्लासिकल ड्रामा है वो ये डिमांड करता है कि देयर शुड बी नो ड्रामेटिक एक्शन। इनफैक्ट आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है टाइम, प्लेस और एक्शन के यूनिटी को फॉलो कीजिए, उस तरीके से कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो वो यूनिटी को भी फॉलो नहीं कर रहा था। एंड द इंटायर स्टोरी मस्ट कन्फाइन टू अ सिंगल डे, सिंगल सीन, सिंगल स्टोरी, नो सब प्लॉट्स और माइनर एपिसोड। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ क्लासिकल ड्रामा, कि कोई सब प्लॉट नहीं होना चाहिए, कोई माइनर एपिसोड्स नहीं होने चाहिए। पर क्या एलिजाबेथन ड्रामा इस चीज को फॉलो कर रहा था? तो नहीं, टोटली फॉलो नहीं कर रहा था। अगर आप बिल्कुल देखें रोमांटिक ड्रामा क्या होता है, तो क्लासिकल ड्रामा, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेसिक चीज यही है कि पहला बात यह है कि सब्जेक्ट और टोन एक ही होना चाहिए, कोई ड्रामेटिक एक्शन नहीं होने चाहिए, टाइम, प्लेस और एक्शन के यूनिटी को फॉलो करे, और पूरी स्टोरी एक दिन, एक सिंगल सीन, एक स्टोरी हो, कोई सब प्लॉट या माइनर प्लॉट्स उसमें नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद रोमांटिक ड्रामा की बात आती है, द फ्री यूज ऑफ वेराइटी इन थीम, स्टोन, ब्लेंडिंग कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स। रोमांटिक ड्रामा क्या है, कॉमेडी और ट्रेजिडी को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, एक में आप मिक्स कर सकते हो। ड्रामा ऑफ एक्शन, इसमें आप एक्शन इंक्लूड कर सकते हो, जबकि क्लासिकल ड्रामा एक्शन की बात नहीं कर रहा है। इसमें आप विगरस एक्शन यूज करते हो, एम्प्लॉय बोथ एक्शन एंड नैरेटिव, एवरीथिंग दैट हैपेंस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। इस बात को समझिए। नैरेटिव का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें आपको स्टेज पे दिखाई नहीं जाएंगी, उसको नैरेट कर दिया जाएगा, पोइटिक फॉर्म में नैरेट कर दिया जाएगा। जबकि रोमांटिक ड्रामा इस बात पे फोकस करता था कि जो भी चीजें ड्रामा में हो रही है, एवरीथिंग दैट हैपेंस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, उसको स्टेज पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो दीज थिंग्स हैपेंड बेसिकली, एंड रेपुडिएट्स द थ्री यूनिटीज, और वो जो थ्री यूनिटीज थी टाइम, प्लेस और एक्शन की, उसको भी फॉलो नहीं करता है जो आपका रोमांटिक ड्रामा है। स्टोरी कैन एक्सटेंड ओवर मंथ्स, ईयर्स। तो कहानी जो है वो कई महीनों तक जा सकती है। ईयर्स अलाइंग चेंज ऑफ सीन्स, इंट्रोड्यूसिंग सब प्लॉट्स, माइनर एपिसोड्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इमर्जेंस ऑफ द रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा, अचीवमेंट ऑफ शेक्सपियर इमीडिएट प्रेडिसेसर। तो रोमांटिक ड्रामा शेक्सपियर ही नहीं है, शेक्सपियर के जो प्रेडिसेसर्स हैं वो लोग भी लिखना शुरू कर चुके थे। तो फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन एज में क्या चल रहा था, ये हम लोग अगले क्लास में अब पढ़ेंगे। बेसिकली एलिजाबेथन ड्रामा और यूनिवर्सिटी विट्स, ये दो टॉपिक, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा एंड हु वर यूनिवर्सिटी विट्स, ये दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। किस तरीके से ये चीजें हैं, तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। आज इतना ही रहने देते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को।